ज़िंदगी की राहों में जब यार बेवफ़ा हो जाए, कि ज़िंदगी की राहों में जब यार बेवफ़ा हो जाए, भरोसे की मिट्टी में दरारें गहरी छा जाएं, वो बातें जो कभी चांदनी सी चमकती थीं, कि वो बातें जो कभी चांदनी सी चमकती थीं, अब साहे रात की सूरत धुंधली हो जाए। दिल की किताब के हर सफ़े पर, कि दिल की किताब के हर सफ़े पर नाम उनका था, अब हर सफ़ा खाली, हर लफ्ज़ गमहीन हो जाए। यादों के गुलशन में वो फूल खिले थे कभी, कि यादों के गुलशन में वो फूल खिले थे कभी, अब हर गुलाब का रंग फीका हो जाए। वफ़ा की दुनिया में जब दगा ही मिले, कि वफ़ा की दुनिया में जब दगा ही मिले, तो दिल की दुनिया भी वीरान हो जाए। इश्क की राहों में हमने ख्वाब बुने थे, कि इश्क की राहों में हमने ख्वाब बुने थे, अब वो ख्वाब टूटकर धूल में मिल जाएं। खुशियों की चादर अब अश्कों से भिगोई हुई है, कि खुशियों की चादर अब अश्कों से भिगोई हुई है, दिल की आवाज़ भी अब खामोश हो जाए। फिर भी ये उम्मीद है कि वक्त की हवा, कि फिर भी ये उम्मीद है कि वक्त की हवा दिल के जख्मों को मरहम सा लगा जाए। मेरे यार तो फिर से वफ़ादार हो जाए। ये एक छोटी सी शायरी मैं यूपीएससी को अर्पण करना चाहता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे किताबें देख रहे हो ना, ये भी यूपीएससी की किताब है। मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और ये भी कह सकते कि पहले था, बहुत अच्छी तरीके से था। ये जितनी भी आपको पीछे किताबें मेरे दिखाई दे रही हैं, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो किताब है वो एथिक्स की किताब है, क्योंकि यूपीएससी के मेंस में GS4 का पेपर होता है, वो पूरा पेपर एथिक्स का होता है। अभी आगे हम बात भी करेंगे कि ये जो पूजा का केस आया और अभिषेक का केस आया, अब ऐसे पता नहीं कितने नाम निकल के आ रहे हैं और भी नाम नई नई लिस्टें जुड़ती जाएंगी इनमें। सवाल तो यूपीएससी से पूछा जाएगा। पूजा की करतूतों का तब पता चलता है क्योंकि पाप ज़्यादा दिनों तक तो टिक नहीं सकता। तो जब आपका यूपीएससी में चयन हो जाता है, उसके बाद कुछ समय तक लवासना में रखा जाता है और लवासना के बाद एक आपको कैडर दे दिया जाता है। वहाँ पे जाके एक सीनियर ऑफिसर के अंडर आपको ट्रेनिंग करनी होती है। मतलब कि बेसिकली आइडिया इतना होता है कि ग्राउंड पे जाकर के आप ग्राउंड वर्क को सीख सको। तो ये पूजा मैडम भी गई और पता नहीं कैसे किस्मत से, हालांकि लोगों को मिलता नहीं है, लेकिन इन्हें इनका होम कैडर ही मिल गया। पुणे में गई। वहाँ पर जाने से पहले जो वहाँ पे लोग थे, कर्मचारी थे, उनसे मैडम ने पहले ही कांटेक्ट करके अपने आने का पूरा बंदोबस्त करा लिया कि मैं आऊँगी तो मुझे ये सारी सुविधाएं चाहिए, मुझे एक प्यून चाहिए, मुझे ऑफिस चाहिए। जब मैडम वहाँ पहुँचती हैं, क्योंकि कलीग थी और अभी भी आप ट्रेनिंग पीरियड में थी, तो आपको कोई ऑफिस नहीं दिया जाता है, तो आपको वहाँ पर कोई ऑफिस नहीं दिया जाता है। तो इनके सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, उनकी कैबिन को ये ज़बरदस्ती हटिया लेते हैं। मतलब कि अपने सीनियर ऑफिसर का ये सारा सामान हटा के फेंक देते हैं और वहाँ पर खुद विराजमान हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनके पिताजी भी उनके साथ गए थे, जो कि बाकी के ऑफिसरों को धमका रहे थे। अब आप ज़रा खुद सोचिए, एक छोटा सा जो पुलिस का हवलदार भी होता है, कांस्टेबल होता है, उससे बात करने में आपकी क्या हालत होती है। और इनके पिताजी जाकर के सीधे कई ऑफिसरों को धमका रहे हैं, कलेक्ट्रेट में जाके धमका रहे हैं। तो इनकी क्या पावर रही होगी और इनके कनेक्शन कितने ज़्यादा स्ट्रांग रहे होंगे। जब मैडम वहाँ जाते हैं तो मैडम ऑडी से गई थी। ऑडी इनकी पर्सनल कार थी। अपनी पर्सनल कार के ऊपर लाल बत्ती लगाई थी मैडम ने, लेकिन इससे भी कोई इशू नहीं। और ऑडी पे फिर जो नंबर प्लेट आती है वो भी किसी एक बिल्डर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने इन्हें गिफ्ट करी थी। अब जबकि अगर आप संविधान थोड़ा बहुत भी पढ़े हो, जानते हो, तो वहाँ पे ये सीधा मना होता है कि आप ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए या जो नेता होते हैं, अपने ऑफिस को, जब तक आप ऑफिस वियरर हो, आप बाहर से इस तरीके के कोई भी गिफ्ट को नहीं ले सकते हो। लेकिन मैडम को मिल गया और पता नहीं किस तरीके से वो ये सारे लॉ तोड़ती जा रही थी और उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। लेकिन जब इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अत कर ली तो जो सीनियर ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर ने इनके खिलाफ कंप्लेन डाल दी। जब कंप्लेन आई, बात मीडिया में आई, तो लोगों ने इनके बारे में सर्च किया, सर्च करा, तब पता चलता है ये तो वही मैडम है जो कि पहले 5 बार एम्स ने बुलाया था जब यूपीएससी इन्होंने क्लियर करा था, लेकिन ये चेकअप के लिए नहीं गई थी। तो यूपीएससी ने इनके ऊपर एक केस भी चलाया जो कि कैट में चला था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में इनके ऊपर केस भी चला था। केस किस बात का चला था कि जब मैडम की सिलेक्शन हो गई थी तो इन्होंने अपनी जो कैटेगरी डाली थी, PWD 5 की कैटेगरी डाली थी कि मैं विकलांग हूँ, मेरा शरीर काम नहीं करता है, जिसकी वजह से कम मार्क्स होने के बावजूद भी 800 से ज़्यादा कुछ इनकी पीछे रैंक थी, उसके बावजूद भी इन्हें आईएएस मिल जाता है। आईएएस मिला तो इसलिए अब जब इनका मेडिकल चेकअप के लिए एम्स ने बुलाया 5 बार,
तब भी ये जाती नहीं है। और ये कहीं से लोकल अपने वही पुणे से बनवा के लाते हैं एक सर्टिफिकेट, जो कि यूपीएससी को सबमिट कर देते हैं कि ये देखो ये मेरा सर्टिफिकेट है, अब तो मानोगे। यूपीएससी कहता मैं क्यों मानूँ, मैंने जो कहा था तुमसे कि एम्स से होना चाहिए, तुम वहाँ क्यों नहीं गए। तो केस चलता है और केस यूपीएससी जीत भी जाती है। लेकिन फिर पता नहीं यूपीएससी को ऐसा क्या मिल जाता है कि यूपीएससी यही जो लोकल बनवा कर लाई थी सर्टिफिकेट उसे एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब कि बाकायदा केस चलता है, यूपीएससी केस जीत भी जाती है, उसके बाद भी वही जो एफिडेविट था पहले उसी को स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये घटना हमें बताती है कि ज़रूर इसमें कोई पीछे से एक बैकग्राउंड तगड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट इनके पास है, जिसकी वजह से इन्हें इतना ज़्यादा फेवर करा गया। और जब छानबीन होती है तो पता पड़ती है कि मैडम ओबीसी कैटेगरी से हैं, उसका भी इन्हें रिजर्वेशन मिला। ओबीसी का रिजर्वेशन कैसे मिला, क्योंकि मैडम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही, भाई ऑडी में चलने वाली, उसे रिजर्वेशन कैसे मिल सकता है। अगर ओबीसी में भी आती हो तो आप क्रीमी लेयर में आओगे। लेकिन पता पड़ता है कि झूठे सर्टिफिकेट, झूठे एफिडेविट बनवाए गए थे, जिसमें कि पिता की संपत्ति तो 0 दिखा दी गई थी और अपनी संपत्ति भी कम दिखाई गई थी 8 लाख से, जिसकी वजह से रिजर्वेशन मिल सके। इस तरीके के फ्रॉड करे गए। जब इनकी धांधली सामने आती है, इनके बाद अभिषेक सिंह का भी नंबर आ जाता है। अभिषेक सिंह अगर आपको याद हो तो ये पार्ट टाइम थोड़ी बहुत जॉब कर लेते हैं कि ये आईएएस ऑफिसर भी हैं, ज़्यादातर तो ये एक्टर ही हैं, कहीं बॉलीवुड की पार्टीज़ में नज़र आते हैं। और ज़्यादातर ये जो सरकारी गाड़ी है या आईएएस की जो पावर है, अपना रुतबा बनाने में, पॉलिटिकल करियर बनाने में बढ़िया, जब पार्टी में जा रहे हैं तो भी सरकारी गाड़ियों को लेकर के जा रहे हैं, लाल बत्ती भी लगा कर जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा यूज़ करते थे। जिसकी वजह से ये न्यूज़ में फिर आते हैं कि एक बार फ़ोटो डाल दी थी गुजरात इलेक्शन के दौरान, जब ये वहाँ पे ड्यूटी में थे, ऑफिस बियरर होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसी लापरवाही करी, फ़ोटो अपलोड करी, वो भी जो कार इन्हें सरकारी मिली थी उसके साथ करी, जिसके बाद कि इनके ऊपर एक्शन भी होता है, इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। तो भाई साहब एक अलग ही रुतबे में थे, उन्होंने खुद अपना एक रिजाइनेशन लेटर लिखा और सरकार को थमा दिया। तो उनका रिजाइनेशन जो लेटर था वो अप्रूव हो जाता है। अब उसके बाद ये ट्राई करते हैं कि किसी तरीके से पॉलिटिशियन बन जाए, लेकिन बीजेपी से टिकट इन्हें नहीं मिलता। अब इन्हें लगता है कि ना तो मेरा पॉलिटिकल करियर बना, ना बॉलीवुड में करियर बन रहा है, तो चलो जो पार्ट टाइम जॉब आईएएस की कर रहे थे वही करते हैं। तो जाते हैं सरकार से भीख मांगते हैं, सरकार मना कर देती है कि हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इसका अभिषेक सिंह का बैकग्राउंड भी देखोगे ना, तो इनके जो दादा थे, पिताजी थे, वो भी पहले ऑफिसर रह चुके, गवर्नमेंट ऑफिसर थे। और ये जो पूजा मैडम भी थे, इनके भी अगर पिताजी देखोगे वो भी अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर थे महाराष्ट्र में। इनकी माताजी अभी सरपंच हैं। पिताजी के पास 40 करोड़ की संपत्ति जो उन्होंने खुद घोषित करी है, माताजी की घोषित संपत्ति 15 करोड़ की और इनकी खुद की घोषित संपत्ति 17 करोड़ की है, और ना जाने और कितनी संपत्ति होगी। लेकिन इनके बैकग्राउंड में एक चीज़ आपको नॉर्मल दिख रही होगी कि इनके जो घर वाले हैं, इनके जो घर के लोग हैं, सदस्य हैं, वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विसेज से, हायर लेवल की सर्विसेज से जुड़े थे। और भी अगर आप ऐसे देखोगे केसेस कि जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज में जिसके भाई बहन, दादा या पिताजी थे, वो भी कहीं ना कहीं यूपीएससी में जाके सिलेक्ट हो ही जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता है इनके पास ऐसी कौन सी चीज़ आ गई कि ये सारा पूरा इनका ख़ानदान सिलेक्ट हुआ जा रहा है। लेकिन किसी भी तरीके से शायद अब यूपीएससी में जो सिलेक्शन हो वो भी जेनेटिक बेसिस पे होता हो, मुझे इतना खैर नहीं पता, लेकिन ये भी होने लगा। और भी कई केसेस सामने आए कि यूपीएससी के मेंस के पेपर में ब्लूटूथ के जरिए चीटिंग करी गई, जो कि भाई साहब बाद में चल के आईपीएस बने। और ऐसे कई लोगों के नाम सामने आने लगे जिन्होंने झूठे सर्टिफिकेट, झूठे एफिडेविट दे करके अपने आप को विकलांग घोषित करके सरकारी नौकरी ले ली, वो भी देश की सबसे बड़ी सर्विस आईएएस आईपीएस में चले गए। लेकिन इनसे सबसे बड़ा नुकसान किनका हुआ? हमारे जैसे स्टूडेंट का। जैसे कि मैं अपनी बताऊं, 10th के बाद मैंने यूपीएससी की स्टार्टिंग करी। अब यूपीएससी की पढ़ाई शुरू करी, 3 साल हो चुके हैं। अच्छी तरीके से पहली साल जो स्टडी मैंने करी, सिलेबस भी नहीं जानता था, क्योंकि अब मेरे ख़ानदान में कोई ब्यूरोक्रेसी से तो संबंध रखता नहीं कि मैं भी जानूं कि ऐसे लूप होल होते हैं तो मैं भी सिलेक्ट हो जाऊं। इसीलिए मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, 12-13 घंटे दिन के करनी पड़ी। 1 साल तक चला वो, मतलब कि पूरे सिलेबस पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 45 साल तक के लगाए। क्लास 6 से लेकर के 12th तक की जो एनसीईआरटीज़ की बुक हैं उन्हें 5-6 बार पढ़ा, एडवांस बुक 2-3 बार पढ़ी, क्लासें करी, क्लास के नोट्स बनाए, उन्हें रिवाइज़ करा, और जो कोचिंग से स्टडी मटेरियल मिला उससे फिर अपने बाद में नोट्स बनाए, फिर बार बार रिवीजन करते जा रहा हूँ, दोबारा से बुक पढ़ते जा रहा हूँ। तो हमारे जैसे जो स्टूडेंट हैं जिनका कोई भी वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, ना इतनी हमारी कोई सोर्स है, तो उनका क्या होगा? क्योंकि इन जैसे लोग आकर के, करप्ट लोग आकर के
हमारे जैसे लोगों की सीटें खा जाते हैं। लेकिन ना तो सवाल इनसे है, और हमारे जैसों का तो छोड़ ही दो क्या होना है, लेकिन सवाल यूपीएससी से है। यूपीएससी पे अभी तक ऐसा था कोई भी दाग नहीं लगा था। सभी लोग यूपीएससी पे विश्वास करते थे कि यूपीएससी जो संस्था है तो अच्छी होगी, इनका जो पेपर कंडक्ट कराने का तरीका एकदम फेयर है, यहाँ पे कोई धांधली नहीं हो सकती, हम जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ऐसा होता भी है। हर साल आपने देखा हो कि रिक्शे चलाने वाले का लड़का आईएएस बना, आईपीएस बना, सब्जी बेचने वाले की बेटी भी आईएएस आईपीएस बने। तो ये तो पता पड़ता है कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अभी जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो या अभी एनटीए का नीट देख लो, इनसे तो अभी यूपीएससी बेहतर है। लेकिन जो ऐसे लूप होल्स निकल के आए, चलिए ये मैडम थोड़ी दिमाग से ढीली थी, इनकी हरकतों की वजह से अब और ज़्यादा लिस्ट लोगों की निकलेगी। लेकिन पहले के कब से ऐसे लूप होल चलते आ रहे हैं और यूपीएससी इन्हें डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया? और जिस तरीके से इस लड़की का बाद में एफिडेविट को स्वीकार करा गया था, तो कितना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर यूपीएससी के ऊपर है, इसका भी कुछ नहीं पता। क्योंकि यूपीएससी जो पेपर कंडक्ट कराता है, जो रिजल्ट देता है, आंसर शीट, आंसर कीज देता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सेक्रेसी मेंटेन करी जाती है। किसी को नहीं पता पड़ता कि यूपीएससी क्या बेसिस रखेगा। चलो ये सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जो यूपीएससी में ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर नेता क्या दबाव बना रहे हो, तो सिस्टम को हम जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना पाएँ उतना ही बेहतर होगा। अब यूपीएससी से ये सवाल आता है कि आपने जो एक सिलेबस डिज़ाइन करा था, जिसके दम पर आप ये कहते थे कि अगर ये कोई सिलेबस पढ़ के आता है तो चाहे उसका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन वो एक बेहतर इंसान बन सकता है। लेकिन जो आपका पेपर पास करके सिलेक्ट हो रहे हैं वही एकदम नीच हरकतें कर रहे हैं, वो तो बेहतर बन नहीं पाए, तो ये जो सिलेबस आपका पढ़ रहा है वो कैसे बेहतर बन जाएंगे? पूरा आपने जीएस पेपर 4 रखा, जिसमें एथिक्स का पेपर होता है कि अगर हम ये पेपर लेंगे तो सामने वाले की आइडियोलॉजी पता पड़ेगी, इमोशनल इंटेलिजेंट, इमोशनल क्वेश्चन को यूज़ करके किस तरीके से हम दूसरे के तकलीफ़ों को समझ के उसका निवारण कर पाएंगे। इसलिए हमने जीएस पेपर 4 रखा था, लेकिन वो तो एकदम फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी में करप्शन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी को बोला जाता है कि ये स्टील फ्रेम ऑफ द इंडिया है, लेकिन ये आपका फ्रेम ही कमज़ोर है, तो कैसे देश खड़ा करोगे? जिस देश की ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट होगी, तो उस देश की दूसरी संस्थाओं से क्या उम्मीद करी जाएगी कि ये ट्रांसपेरेंट होंगी, ये अपनी पूरी ईमानदारी से वर्क कर रही होंगी? और जो यूपीएससी बोलती थी कि हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट तो हम इस तरीके से कंडक्ट कराते हैं कि इंसान की रूह तक का एनालाइज कर लेते हैं। सामने इंसान बैठ के झूठ बोल रहा है कि हम देश सेवा करेंगे, और वो सनी लियोनी के साथ ठुमके लगा रहे, आप उन तक को एनालाइज नहीं कर पाते हो। यूपीएससी को ज़रूरत है कि वो अपने पैटर्न में थोड़ी बहुत चेंजेस करे, क्योंकि कोई भी उठ के रट के चला आता है और पेपर पास कर लेता है। और एक जो बड़ी सर्विस है, इंडिया की सबसे बड़ी सर्विस, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम, उसमें ऐसी धांधली अगर होगी तो कैसे चलेगा? और गवर्नमेंट से मेरा इतना अनुरोध है कि जिस तरीके से हर योजना में जो लाभार्थी हैं उनसे आप केवाईसी बार बार कराते हो ना, वैसे इन लोगों से भी केवाईसी कराओ। हर साल की आपकी कितनी प्रॉपर्टी बढ़ी उसका आपको डाटा देना होगा, जो आपने पहले डॉक्यूमेंट लगाए थे उसका आपको डाटा देना होगा, बार बार केवाईसी करानी पड़ेगी। जितना ज़्यादा हम ई गवर्नेंस को ले आएंगे, जितना ज़्यादा हम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को कम करते जाएंगे, उतना ही बढ़िया हमारा गवर्नेंस का सिस्टम होता जाएगा।